प्रत्यक्षा खाना फेंककर वहां से जाने लगी, लेकिन उसके वहां से निकलते ही वहां बैठे हुए लोगों ने दौड़ते हुए प्रत्यक्षा का रास्ता रोक लिया। कसम से बड़े तेवर है तेरे। तुझे क्या लगता है तुझे देखकर हम समझ नहीं पाएंगे कि तू यहाँ की नहीं है? तेरे जैसे माल को ऐसे कैसे जाने दे? तो अब तू हवेली तो जाएगी, बस फर्क है कि तू किरण हवेली की जगह हवेली चलेगी हमारी रानी बनने के लिए। इतना सुनते ही प्रत्यक्षा ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसको चारों तरफ से घेर लिया गया था। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। मैं बता रही हूँ, आगे मत बढ़ना। प्रत्यक्षा ने अपने ठीक पीछे खड़े शख्स को जोरों से धक्का दिया और फिर वहां से भागने की कोशिश करने लगी। अबे साली, अब आएगा ना मजा। ए रुक साली, ए रुक रुक साली। लेकिन प्रत्यक्षा की कोशिश नाकाम होते नजर आ रही थी, क्योंकि वो लोग प्रत्यक्षा से ज्यादा फुर्तीले निकले। ए पकड़ो रे इसको, हाथ से निकल ना पाए। मछली जैसी तड़प तो सकती है, लेकिन भाग के कहाँ जाएगी? प्रत्यक्षा के भागते ही उसे उन लोगों ने पूरी तरह से घेर लिया और फिर उसका मुंह दबाते हुए जबरदस्ती उसे जंगल की तरफ ले जाने लगे। प्रत्यक्षा चीखने चिल्लाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार भी प्रत्यक्षा का उन लोगों पर कोई भी बस नहीं चल रहा था। इस बार फिर से उसका मुकाबला कुछ 4-5 हष्ट-पुष्ट दिखने वाले गुंडों से था, जिनकी आंखों में एक बार फिर से उसको हैवानियत नजर आ रही थी। अब कहाँ जाएगी बचके? हमारे सामने होशियारी नहीं चलेगी तुम्हारी। वो लोग प्रत्यक्षा को खींचते हुए जंगल के बीचों बीच लेकर गए, जहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वो लोग प्रत्यक्षा को जमीन पर पटक कर उसके हाथ पैरों को दबोचने लगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। प्रत्यक्षा की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे और उसके चेहरे पर खौफ गहराता जा रहा था। उसकी लाल पड़ चुकी आंखें ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी और उसके मन से यही चीख निकल रही थी। क्या गुनाह है मेरा जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? ऐसी कौन सी गलती की थी जिसका खामियाजा मुझे इस तरह से भुगतना पड़ रहा है? एक ने प्रत्यक्षा के मुंह पे हाथ रखकर उसके मुंह को दबाया हुआ था ताकि प्रत्यक्षा की आवाज कोई भी न सुन पाए। उसका दम घुटने लगा था क्योंकि वो खुद को बचाने की जद्दोजहद में अब थक चुकी थी। उसके शरीर पर पड़े कपड़ों को अब गुंडे छूने लगे थे। वो जोर से हंस रहे थे भाग के जा और रही उनकी थी। हंसी की आवाज सुनकर प्रत्यक्षा के दिल की धड़कनें थमी जा रही थी, मानो प्रत्यक्षा का दिल तिल तिल कर मर रहा हो। सामने खड़े गुंडे ने जैसे ही प्रत्यक्षा के कपड़ों को हाथ लगाया, प्रत्यक्षा ने अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया। लेकिन ये क्या? इस बार उस गुंडे के वो गंदे हाथ प्रत्यक्षा को दोबारा छू क्यों नहीं रहे थे? उसकी वो हैवानियत भरी हंसी अचानक से बंद क्यों हो गई? वहां एकदम से खामोशी क्यों फैल गई थी? प्रत्यक्षा की आंखें बंद थी। तभी उसके कानों में गुंडों के हंसने की आवाज की जगह दर्द से चीखने की आवाज आने लगी। प्रत्यक्षा ने जैसे ही उस आवाज को सुना और अपनी आंखें खोलकर देखा तो पाया कि सामने खड़े हुए गुंडे ने, जिसने उसके कपड़ों को चीर दिया था, उस जमीन पर गिरा पड़ा था और दिखने में उसका शरीर बेजान लग रहा था। साथ ही जिन गुंडों ने प्रत्यक्षा के पैरों को पकड़ा हुआ था, उनमें से एक के सिर से खून बह रहा था और एक दूसरे की गर्दन को किसी ने अपने हाथों में दबोच रखा था। वह सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने प्रत्यक्षा को खरीदा था। नहीं नहीं, हमको जाने दो, मत मारना हमको, प्लीज प्लीज हमको मत मारना। देखते ही देखते प्रत्यक्षा की आंखों के सामने तीनों लोगों की जान चली गई थी। हालांकि वो लोग प्रत्यक्षा के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक साथ 3 लोगों का खून होते हुए देख वो पूरी तरह से डर गई थी। मौत को तुम बुलाओ या फिर मौत तुम्हें बुलाए, दोनों ही सूरतों में मौत तो आनी तय होती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई
तू नहीं जानता कि अगर अब तू आगे बढ़ा तो हम इस लड़की की जान भी ले सकते हैं। इसे बचाने के लिए ये सब कर रहा है ना तू। इतना बोलते ही उनमें से एक गुंडे ने प्रत्यक्षा के गले पर चाकू रख दिया और दूसरे गुंडे ने प्रत्यक्षा को धीरे से खड़ा किया और उसके गले पर चाकू कर पीछे की तरफ बढ़ने लगा। कदम वहीं रोक ले, तेरा हिलना डुलना तुझे नर्क में पहुंचा सकता है। आगे मत बढ़ना, सच बोल रहा हूँ, इसको मार दूंगा, आगे मत बढ़ना। जब इतने लोगों को मार दिया तो एक लड़की के मरने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा भला। बस इतना ही ना कि इस लड़की के मरने का इंतजार करना होगा, लेकिन ठीक इसके मरने के अगले ही पल बारी तुम्हारी है। मौका मिलते ही एक गुंडे ने नकाबपोश पर हमला कर दिया और झड़प के दौरान उसके चेहरे से नकाब हट गया। प्रत्यक्षा ने देखा कि उसके सामने जो शख्स खड़ा था उसका चेहरा भी खून से लथपथ था। प्रत्यक्षा को एक पल में ही आंखों के सामने झलक दिखने लगी कि उसने ही उसके सर पर वार किया था और फिर झोपड़ी से भागी थी। शायद उस चोट की वजह से वो खून बहकर उसके चेहरे को ढक रहा था। वो शख्स देखने में कुछ 34 या 35 साल का था। वो दिखने में लंबी चौड़ी कदकाठी का, सांवला और बिखरे बालों वाला था। उसकी आंखों में इस समय मौत तांडव करती नजर आ रही थी। उस शख्स का चेहरा देखते ही वो दोनों ही गुंडे पूरी तरह से हैरान हो गए। उन दोनों ने अपने घुटनों को जमीन पर टेकते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अपनी जान की भीख मांगते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे। मालिक, मालिक माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए रुद्र मालिक। हमें नहीं पता था कि सामने आप है। अगर पता होता कि लड़की आपकी अमानत है तो हम कभी इसको हाथ नहीं लगाते मालिक, भूल से भी हाथ नहीं लगाते मालिक। हमें माफ कर दीजिए मालिक। मालिक अमानत? चीज वो मेरी खरीदी हुई चीज है और मेरी चीजों को कोई हाथ भी लगाए मुझे बर्दाश्त नहीं, और तुमने तो सीधे इस पर हाथ ही डाल दिया। पलक झपकते ही रुद्र ने उस गुंडे के हाथ से चाकू छीना और दोनों के गले को रेत दिया। अब प्रत्यक्षा के सामने 5 लोगों की लाशें पड़ी थी, जिनमें से 2 अभी भी तड़प रहे थे और रुद्र उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी एक अजीब सी नफरत थी। मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना। इससे पहले प्रत्यक्षा कुछ भी कर पाती, उसकी आंखों के सामने सारे ही नजारे घूमने से लगे और धीरे से अंधेरे ने उसकी आंखों को पूरी तरह से ढक लिया। प्रत्यक्षा को पता भी नहीं चला कि कब वो बेहोश हो गई। प्रत्यक्षा की आंखों के सामने पहली बार ऐसा मंजर था जहां खूनी खेल खेला गया था। 5 लोगों की लाश उसके सामने खून से लथपथ पड़ी थी और इसके ठीक पहले प्रत्यक्षा को एक बाजार में बेचा जा रहा था, जहां पर भी उसको खरीदे जाने के दौरान एक हत्या की गई थी। और फिर उन लाशों को बिछाने वाले का चेहरा भी खून से लथपथ होकर प्रत्यक्षा की आंखों के सामने था। ये सारे ही नजारे प्रत्यक्षा की आंखों के सामने घूमते ही जा रहे थे कि अचानक ही उस गहरी बेहोशी से प्रत्यक्षा की आंखें खुल गई और वो जोर से चीख कर उठ पड़ी। नहीं! उसकी धड़कनें बेहद तेज थी और साथ ही जब प्रत्यक्षा ने खुद को उस जंगल में ना पाकर वापस उसी झोपड़ी में उस बिस्तर पर लेटा हुआ पाया, तब वो और भी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि बात साफ थी। रुद्र नाम का शख्स उसे वापस से अगवा करके झोपड़ी के अंदर ले आया था। क्या क्या ये मैं वहीं आ पहुंची जहां से भागी थी? नहीं नहीं, ये कैसे? मेरे हाथ? प्रत्यक्षा ने जैसे ही बिस्तर से उठना चाहा, उसने देखा कि उसके हाथ बंधे हुए थे और उसके हाथों की रस्सी झोपड़ी के दरवाजे को पार करके किसी ने थाम रखी थी। वो एक बार फिर से कैदी बन चुकी थी। मेरे कपड़े? उन्होंने तो मेरे कपड़ों को। उसे ध्यान आया कि उन गुंडों ने प्रत्यक्षा के कपड़ों को फाड़ दिया था। जैसे ही उसकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी, वो हद से ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि उसके शरीर पर आम कपड़ों की जगह सुहाग का जोड़ा था
और प्रत्यक्षा ने जब सामने की ओर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। प्रत्यक्षा के साथ क्या हुआ था? कुछ ही पलों में उसकी दुनिया कई बार उजड़ी थी। कई बार उसके साथ इस तरह चौंकाने वाले हादसे हुए थे। उसके हाथों में रस्सियों के साथ साथ चूड़ियां थी और पांव में घाव के साथ साथ पायल थी और सर में चोट के घाव और खून के साथ ही साथ मांग में सिंदूर था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो। तुम सुन रहे हो ना? जाने दो मुझे, जाने दो। प्रत्यक्षा जोर जोर से रो रही थी कि तभी उसने देखा कि धीरे से झोपड़ी का दरवाजा खुला। धीमे धीमे कदमों के साथ रस्सी को हाथ में लपेटे हुए रुद्र प्रत्यक्षा की तरफ बढ़ रहा था। रुद्र ने एक साधारण सा धोती कुर्ता पहना हुआ था जिस पर खून के दाग थे और उसकी उंगलियों में सिंदूर लगा हुआ था। प्रत्यक्षा धीरे से अपने हाथों को अपने मांग की तरफ लेकर गई। ये तुमने क्या किया? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अरे मारना ही था तो मार देते ना। मेरी जिंदगी तो तुम पहले ही तबाह कर चुके थे। अब कितना बर्बाद करोगे मुझे? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। अरे तुम्हारी तो क्या, इस जगह पर किसी को भी नहीं जानती। पर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम एक काम करो, तुम मुझे जान से ही मार दो। ऐसे जीने का क्या फायदा? घर जाना चाहती हो ना? घर? हाँ, घर जाना है ना तुम्हें? तो अब मुझे घर जाने दोगे ना? मैं घर जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, बस आज की रात यहीं गुजार लो। मैं तुम्हें कल सुबह पहली किरण फूटते ही तुम्हारे घर खुद छोड़ कर आऊंगा। रात गुजारने के नाम पर प्रत्यक्षा सहम गई क्योंकि पिछली बार वो बेहोश थी, लेकिन इस बार होश में अगर उसके साथ कुछ होगा तो शायद वो इस बार अपनी जान दे देती। क्या मतलब कि रात यहीं गुजार लूं? तुम मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। और अगर सोच लिया तो रोक लोगी तुम मुझे? तो बताओ फिर क्या करोगी तुम? प्रत्यक्षा घबराई हुई थी, लेकिन वो रुद्र को पीछे की तरफ धक्का देते हुए चिल्लाने लगी। जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। अच्छा जी, सच में? अगर तुम्हें कुछ ना कर पाई तो खुद की जान ले लूंगी। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। कोई कीमत नहीं है, ना ही नासुओं की और ना ही तुम्हारी। इतना कहते हुए रुद्र प्रत्यक्षा की रस्सी को अपने हाथ में लपेटते हुए जाकर एक कुर्सी पर आंख बंद कर बैठ गया। प्रत्यक्षा वहीं जमीन पर बैठकर अपनी सहमी हुई आंखों से रुद्र को देख रही थी। देखते ही देखते प्रत्यक्षा की आंख लग गई और वो सो गई। कुछ देर बीतते ही प्रत्यक्षा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और रुद्र की तरफ देखते हुए उसने अपने हाथ की रस्सी को बड़ी शांति के साथ निकालना शुरू किया। रुद्र के हाथ से प्रत्यक्षा के हाथों में बंधी हुई रस्सी धीरे धीरे सरकने लगी थी और प्रत्यक्षा ने खुद को बड़ी खामोशी के साथ रुद्र के चुंगल से आजाद कर लिया था। उसने बेहद शांति से अपने पैरों को जमीन पर रखा क्योंकि उसके पैरों में बंधी पायल के घुंघरू की आवाज से रुद्र की आंख खुल सकती थी। प्रत्यक्षा चुपचाप से झोपड़ी से बाहर निकल गई। मेरा घर कैसे पहुंचूं वहां? किधर जाऊं मैं अब? कौन सा रास्ता जाएगा मेरे घर की तरफ? अब तो किसी से मदद भी नहीं ले सकती। प्रत्यक्षा के हाथ में अब भी रस्सी बंधी हुई थी। रात भर चलने के बाद अब प्रत्यक्षा बुरी तरह से थक गई थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और सांसें फूल रही थी। प्रत्यक्षा बेहद थकने के बावजूद बस चलती जा रही थी। धीरे धीरे रात गुजर गई और अब सुबह होने लगी। बस प्रत्यक्षा, बस अब ज्यादा देर नहीं है तुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने में। अब सब ठीक हो जाएगा। अब डरने की जरूरत नहीं है। बस हिम्मत नहीं हारनी अब। सुबह की चहल पहल शुरू हो गई थी। प्रत्यक्षा सुहाग के जोड़े में किसी दुल्हन की तरह नंगे पांव लड़खड़ाते हुए रास्ते पर चल रही थी।
और लोगों की नजर सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्षा को ही अपना शिकार बना रही थी। प्रत्यक्षा लड़खड़ाते और हाँफते हुए आगे बढ़ रही थी और अब प्रत्यक्षा को अपना घर ठीक सामने नजर आने लगा। वो किरण हवेली के ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन किरण हवेली में पहुंचने से पहले ही प्रत्यक्षा के पीछे गांव वालों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी, जो प्रत्यक्षा का पीछा कर रही थी। जैसे ही प्रत्यक्षा ने अपने घर को देखा, उसने दूर से ही रोते हुए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बाबा, बाबा मैं आ गई बाबा, बाबा। प्रत्यक्षा की आवाज सुनते ही हवेली के बाहर खड़े नौकरों ने भागकर किरण हवेली के अंदर खबर पहुंचाई और हवेली के लोग एक एक करके प्रत्यक्षा को देखने बाहर आने लगे। किरण हवेली, जहां गांव के 5 प्रधान और कर्ता धर्ता थे। हवेली में प्रत्यक्षा के पिता यानी कि ठाकुर देवेंद्र देव थे। एक बड़ा भाई ठाकुर कीरत देव था, जिसका एक हाथ नहीं था, लेकिन उसका दबदबा पूरे गांव में रहता था। प्रत्यक्षा की भाभी हितिका, जो कि घर और रसोई की पूरी बागडोर संभाली हुई थी, लेकिन हमेशा सभी से डर के चुप रहती थी। एक बड़ी बहन राम्या और उसका पति सूरज थे। राम्या का पति सूरज भी किरण हवेली में ही रहता था। किरण अम्मा पुराने ख्यालात की औरत थी। किरण अम्मा को गांव का माए बाप कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि किरण अम्मा के बिना किरण हवेली और पूरा गांव सांस नहीं ले सकता था। प्रत्यक्षा की बिगड़ी हुई हालत देखकर बिना कुछ कहे ही लोग समझ गए थे कि उसके साथ हद से ज्यादा बुरा हुआ है। प्रत्यक्षा के माथे से पसीना, उसके आंसू और उसका सिंदूर बहकर पूरे चेहरे पर फैल गया था। प्रत्यक्षा जैसे ही अपनी हवेली की चौखट को पार करके अंदर आने लगी, किरण अम्मा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, वही रुक जा लड़की, तू अंदर नहीं आ सकती। ये चौखट मर्यादाओं से बनी है, इस चौखट को लांघने की कोशिश भी ना करना। दादी, दादी मैं हूँ प्रत्यक्षा। तू अब वो लड़की नहीं रही जिसे खानदान की इज्जत कहा जा रहा था। तेरे बदन पर किसी के सुहाग का जोड़ा है और तेरे शरीर पर किसी के हवस के निशान। पंचायत बुलाओ रे, समय आ गया है कि इसको भी इसकी मान की ही तरह मर्यादा लांघने की सजा सुनाई जाए। निर्दोष साबित होने पर ही अपने घर आ सकती है। निर्दोष? मैंने ऐसा किया ही क्या है जिसमें मुझे खुद को निर्दोष साबित करना होगा? दादी, अरे मेरे साथ गलत हुआ था, मुझे अगवा किया गया था। हम कैसे मान ले? हो सकता है कि तू घर छोड़कर भाग गई हो और जिसके साथ भागी थी उसने छोड़ दिया हो, या फिर तेरी कहानी सच भी हो सकती है। लेकिन बात गांव की इज्जत की है और खानदान की मर्यादा की है। किरण अम्मा की बात सुनकर पूरे परिवार की नजर प्रत्यक्षा को घूरने लगी। प्रत्यक्षा के शरीर पर चोट के निशान थे और साथ ही उसके गले पर कुछ दांतों के निशान थे। मैं अंदर आऊंगी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अंदर कदम रखने से पहले सोच ले एक बार लड़की। काहे से हम नहीं जानते हैं फिर कि अंदर तू कदम रखेगी या फिर तुम्हारी लाश अंदर आएगी। काहे से अब तुम शुद्ध नहीं रही। पागल हो गए हैं क्या आप सब? मैं आपकी बेटी हूँ। बाबा, आप तो बोलिए कुछ, या फिर आप आज भी चुप रहेंगे? जो किसी ने भी जरा सी भी चू चपड़ की हमारे सामने, तो याद रखना इसे हम अपना अपमान समझेंगे। एक गांव की मर्यादा और प्रतिष्ठा का सवाल है जो किसी ने अपने पैरों तले रौंद डाला है। अब तो फैसला पंचायत में ही होगा। गांव के लोगों में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। लोगों की भीड़ हवेली के सामने जमा होती जा रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता या कुछ समझता, प्रत्यक्षा ने किरण अम्मा की बात को न मानते हुए जैसे ही अपने कदमों को हवेली के अंदर रखना चाहा, अचानक से ही पीछे की तरफ से उसकी रस्सी जोरों से खींची और प्रत्यक्षा वहीं रुक गई। प्रत्यक्षा ने देखा कि उसके हाथों की रस्सी को किसी ने पीछे से पकड़ा हुआ था, जैसे किसी जानवर को रोकने के लिए कोई रस्सी को कसकर पकड़ता है। प्रत्यक्षा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो पूरी तरह से हैरान रह गई। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।